तो जब भी महंगाई बढ़ेगी तो इसका प्रभाव हर जगह दिखेगा। अगर कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो एजुकेशन भी एक सर्विस है, तो इसके भी प्राइस में इजाफा तो होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि एजुकेशन व्यवसाय नहीं है, एजुकेशन व्यवसाय नहीं है, एक किस्म की सर्विस है समाज को। लेकिन इस सर्विस को भी देने के लिए धन की तो आवश्यकता है। जो भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं उनको सरकारों की ओर से कुछ नहीं मिलता, उनको अपने पूरे खर्चे निकालने होते हैं जो उनका फी कलेक्शन होता है उससे। इस बात को हम गहराई से समझें। प्राइवेट अनएडेड स्कूल को कुछ भी सरकार से सहयोग नहीं मिलता, उनको पूरी की पूरी अपनी व्यवस्था चलानी है उन पैसों से जो गार्जियन उनको देते हैं। इसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, टीचरों का वेतन है, रख रखाव है, मेंटेनेंस है, अलग किस्म के कमिटमेंट्स हैं। उन सबों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो अलग अलग स्कूल अलग अलग स्तर की सुविधाएं देते हैं, और जिसकी सुविधा जितनी ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा नमस्कार, भाव प्रणाम बात तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध हैजलवुड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से मैं अब चेयरमैन से बातचीत करने जा रहा हूँ, जो कि छपरा में एक बहुत ही अच्छा शिक्षा विगत में बेहतर काम कर रहे हैं। जो इनका कहना है, इनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो कि वाकई में छपरा के लिए हैजलवुड क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है, क्या मैनेजमेंट है, ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर, अपना परिचय हमारे दोस्तों से। मेरा नाम बलदेव सिद्धार्थ है, मैं MBA डिग्री होल्डर हूँ। मैंने लंबा समय कॉर्पोरेट में काम किया है और यूनिवर्सिटी में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट MBA भी रहा हूँ। उसके बाद जहन में कोई बात आ गई तो उन जगहों को छोड़ करके मैंने यहाँ विद्यालय खोला है और CBSE एफिलिएटेड स्कूल है हमारा। और मेरा प्रयास है कि छपरा में क्वालिटी स्कूल को मैं इस्टेब्लिश करूँ, और इसके लिए 2013 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, लगातार देखा जाए जब से अपने विद्यालय का शुरुआत किया है, गांव में सबसे ऐसे गांव देहात में अपने विद्यालय का नींव डाला, और इस तरीके का जो व्यवस्था आपके पास है, क्या क्या फैकल्टी अपने विद्यार्थियों को और अभिभावकों को उपलब्ध कराए हुए हैं, और मैनेजमेंट के माध्यम से अपने यहाँ पे क्या क्या फैकल्टी को बच्चों को बेहतर देहात के बच्चों को जो दिल्ली में पटना में जो बच्चे उस टाइप के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं विद्यालय में है, तो वहाँ पे आपके विद्यालय पे उपलब्ध है, और क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों के लिए? छपरा तो गांव नहीं है, छपरा तक शहर है, और छपरा शहर में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे शिक्षकों में काफ़ी जागरूकता है अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, अभिभावक काफ़ी जागरूक है। हम लोग 2-3 बातों पे ध्यान देते हैं। देखिए, जो शिक्षण कार्य है वो मुख्यतया शिक्षकों को करना है, तो शिक्षकों के चयन में हम लोग सावधानी बरतते हैं। ऐसे टीचर जिनमें योग्यता हो, और हमें संभावना जहाँ होती है कि हम इनको ट्रेन कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए, और हम लोग बाहर से भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ट्रेनर्स को बुलाते हैं और उनके स्किल को एनहांस करते हैं। तो शिक्षकों की गुणवत्ता पर मैं ध्यान देता हूँ। दूसरा, स्कूल सिर्फ एजुकेशन नहीं है, स्कूल एक जीवन होता है जो एक बच्चा जीता है, एक अनुभव है उसके जीवन का, गोल्डन पीरियड होता है उसके लिए। उसमें खेल कूद, को-करिकुलर अदर एक्टिविटीज़, ड्रामा, आर्ट, म्यूज़िक, पेंटिंग, ये सब से भी उसका एक्सपोजर होना चाहिए। यहाँ हम लोग उसकी भी व्यवस्था करते हैं कि शिक्षा के अलावा अन्य जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बच्चों में डेवलप हो। उसके लिए हम लोग उसकी स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, उसके ट्रेंड शिक्षक उसके लिए हम लोग रखते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि छपरा शहर में भी अगर कोई बच्चा चाहे तो इन सॉफ्ट स्किल्स को सीखे। जैसे खेल को
तो खेल में हम लोग यहाँ टेबल टेनिस भी देते हैं। आगे मेरा उद्देश्य और भी सोफिस्टिकेटेड खेल्स देने का है। क्रिकेट तो खैर देते ही, तो इस प्रकार से एक जो छात्र जीवन का जो अनुभव होना चाहिए उसके लिए हम प्रयास। सर एक और खास बात जानने की कोशिश करूँगी। आमतौर जो लोगों के अंदर मानसिकता भरा होता है कि किस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, कहाँ पे क्या व्यवस्था है, और कुछ बहुत लोग अगर ज्वाइन करते हैं नहीं यहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं, किस विद्यालय में एडमिशन कराएं। ये जो विशेष जो लोगों के अंदर जो मेंटलिटी भरी होती है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, बच्चे के लिए स्कूल का चयन करना ये अभिभावक का दायित्व है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभिभावक स्कूल में जाएं, स्कूल को विज़िट करें, स्कूल को चलाने वाला जो मैनेजमेंट है उससे इंटरेक्शन करें, उनके विजन को जानें, सुविधाओं को फर्स्ट हैंड देखें। आपने प्रश्न किया कि कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई अच्छी है या बुरी है। बहुत आसान तरीका है इसको पता करने का। उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपके मित्र में, आपके जानने वालों में जरूरी ऐसे बच्चे होंगे जो उस विद्यालय विशेष में पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट ही सबसे बड़े एम्बेसडर होते हैं किसी स्कूल के। उनसे आप बात करें, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। जिनके बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों से इंटरेक्शन में है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, स्कूल जो बातें कहता है उसको इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता। और विद्यालय तो जरूर है, और विद्यालय जा कर के उस विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखें, खेल की सुविधा है या नहीं है, दूसरी भी बातें जो स्कूल कह रहे हैं कि हम ये कराते हैं या वो एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ उसकी फैसिलिटी है या नहीं है। और एजुकेशन तो स्कूल से एजुकेटेड जो बच्चे होंगे उनमें झलकेगा। फिर बोर्ड का रिज़ल्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है ये जानने का कि भाई उस स्कूल की पढ़ाई अगर अच्छी है तो बोर्ड का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। तो कई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं जिस पे पेरेंट्स से जज कर सकते हैं कि हाँ कौन सा स्कूल कैसा है। उसके बाद जिस पेरेंट को जो स्कूल सूट करे उसमें बच्चे का दाखिला। आपके यहाँ जो सर पेरेंट्स मीट होता है तो तमाम पेरेंट्स का जो कंप्लेन जो होता है, आपके शिक्षक के प्रति कुछ कंप्लेन करते हैं कि नहीं पेरेंट्स? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस विद्यालय में टीचर अच्छा पढ़ाता ही नहीं है, बच्चे तो जाते हैं उसका अच्छा विकास नहीं हो पा रहा है, बेसिक शिक्षा मिल नहीं पा रहा है। ये जो लोगों के अंदर मेंटलिटी होती है उसकी तरफ पे क्या करते हैं? देखिए, शिक्षा की बात करना बहुत आसान है, पर शिक्षा की समझ बहुत मुश्किल है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, पर इस चीज़ को हम गहराई में समझें। ये एक प्रक्रिया है जिसमें 3 लोग हैं इसके पार्ट। एक स्कूल है जो शिक्षा देता है, दूसरा बच्चा है जो शिक्षा ग्रहण करता है, और तीसरा पेरेंट है जो इन सारे प्रक्रियाओं से बहुत ही इंटीग्रेटली जुड़ा रहता है। अब कोई भी एक कड़ी इसमें अगर कमज़ोर हो गई तो बच्चे का जो ग्रोथ है वो प्रभावित होगा। अगर कोई पेरेंट्स ये सोच लें कि मैंने स्कूल में दाखिला करा दिया, इसके बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी स्कूल की है, तो ये भी उचित नहीं है। और स्कूल का भी दायित्व है कि पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करें। सब चीज़ों के बाद भी पढ़ने का मुख्य कारण बच्चे का है। उसको घर पे भी वातावरण मिलना चाहिए पढ़ाई लिखाई का। स्कूल का वातावरण तो है, लेकिन घर पे भी जब वो जाता है उसके घर का वातावरण भी होना चाहिए जहाँ उसको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट किया जाए, उस पर निगाह रखा जाए कि जो भी कार्य स्कूल के द्वारा दिया गया है वो कर रहा है नहीं कर रहा है। अक्सर पेरेंट्स एक ट्यूशन टीचर लगा देते हैं और इतिश्री हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ट्यूशन से बच्चों को कोई ख़ास लाभ नहीं होता। कई तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिनमें मैंने देखा है कि ट्यूशन से बच्चे को नुकसान हुआ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बातें करें। बच्चा जब घर जाता है तो उससे बात करें कि आज स्कूल में क्या हुआ, क्या किया तुमने, इस अगर कोई समस्या है तो बताओ। स्कूल में जो पढ़ाई हुई उसको वो रात में उसको रिपीट करें। सेल्फ स्टडी का बहुत वैल्यू है।
मेरी निगाह में तो सेल्फ स्टडी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी स्कूल में पढ़ाया गया एक डे में उसको वो रात को उसको रिपीट कर ले, पढ़ ले। पेरेंट्स ये देखें कि हाँ वो दो घंटा बहुत है सेल्फ स्टडी, 2 घंटा सेल्फ स्टडी बच्चा कर ले। ये महत्वपूर्ण अगर कार्य अभिभावक करें, बच्चों में एकदम परिवर्तन आएगा। फिर स्कूलों की गुणवत्ता तो है, ये भी कहना कि सारे स्कूलों की गुणवत्ता एक समान है भी गलत है। स्कूलों की गुणवत्ता में भी फ़र्क है, उनकी व्यवस्थाओं में फ़र्क है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर व्यवस्था में अच्छे, कम अच्छे और बहुत कम अच्छे ऐसा ग्रेडेशन होता है। तो स्कूलों का भी स्तर है। सर एक और ख़ास बात आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। आमतौर पे जैसे आपने कहा ट्यूशन से बहुत लोगों को लाभ भी होता है, बहुत लोगों को हानि भी होता है। एक और ख़ास बात आपसे बातचीत हुई कि बहुत सारे देखा जाते हैं कि बच्चे तो पढ़ तो रहे हैं, बेसिक नॉलेज उन्हें मिल तो रहा है, लेकिन बिल्कुल उनको स्टडी से दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोग बच्चे अटैच हो जाते हैं। बहुत लोग पार्लर से लैपटॉप खरीद देते हैं, मोबाइल खरीद देते हैं। उससे सर साइड इफेक्ट क्या पड़ रहा है आने वाले समय में? अभी जो वर्तमान की जो शिक्षा पे है, क्या लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति, अभिभावकों के प्रति, लोग अभिभावक क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं बच्चों को कि मेरा जिम्मेवारी खत्म हो गया, चलो बच्चा 2 घंटा गेम तो खेल रहा है। तो इस पर सर क्या साइड इफेक्ट पड़ने वाला है समाज पे, और शिक्षा पे क्या साइड इफेक्ट पड़ रहा है आने वाले समय में, क्या पड़ेगा? एक ही शब्द है मेरे पास, पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। हम बहुत गहरे से समझे उसके दुष्प्रभाव। हालांकि स्कूली व्यवस्था भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता, लेकिन एक मजबूरी का काल आया कोरोना का, जिस समय शिक्षा ऑफलाइन देने का कोई तरीका नहीं था, बच्चे स्कूल आ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा कि ठीक है ऑनलाइन एजुकेशन दें, और बहुत सारे बच्चे जिनका एक्सपोजर लेवल बहुत लो था मोबाइल से, उनका भी एक्सपोजर लेवल हाई हो गया। और उस दौरान एक किस्म का एडिक्शन पैदा हुआ, जिसमें भूमिका स्कूलों की भी है। गार्जियन की तो मजबूरी थी, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है तो उनको मोबाइल या लैपटॉप देना ही देना था, क्योंकि कुछ भी नहीं से हाँ भले, जहाँ कुछ नहीं था, कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं आ पा रहा है, वहाँ क्या होगा। कोरोना में ट्यूशन टीचर्स भी नहीं आ रहे थे, तो एक ऑनलाइन मीडियम डेवलप हुआ। समय के साथ स्कूलों ने भी और पेरेंट्स ने भी और बच्चों ने भी उसके लिमिटेशंस को एक्सपीरियंस किया। ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन की बराबरी नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप बड़े जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट हैं, जो ऑनलाइन चैनल्स थे जैसे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, ये क्या उन्होंने किया कोरोना खत्म होने के बाद? सभी लोगों ने आज ऑफलाइन सेंटर्स खोल दिए। अगर ये ऑनलाइन इतना ही प्रभावी था तो ऑफलाइन खोलने की ज़रूरत क्या थी? अभी तो खर्च बढ़ जाएगा। सब ने ये महसूस किया उस दौरान एक एक्सपीरियंस था। बहुत बातें होती थी कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उसके लिमिटेशन को हम लोगों ने उसमें फील किया, लेकिन वो मजबूरी थी, उससे अब हम बाहर निकले। तो 1.5 साल में स्कूलों ने भी प्रयास किया, पेरेंट्स की ओर से इधर थोड़े प्रयास में कमी है, वो बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं ले जाते, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं नहीं मानता कि मोबाइल की कोई भी आवश्यकता IIT जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने तक के लिए भी है, या इंडिया के किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने के लिए उसकी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता होती तो आप जाकर देखें, जितने भी कोचिंग के संस्थान हैं उन संस्थाओं में मोबाइल बैन है। और अभी अमेरिका से एक यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ रहा था, और एक स्कूल का, अमेरिकन स्कूल सिस्टम में, वहाँ भी स्टेट ये निर्णय ले रही है कि बच्चों को हम स्कूल में मोबाइल आने नहीं देंगे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये रियलाइजेशन है कि मोबाइल का नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? पहला, वेस्टेज ऑफ टाइम, ज़्यादा समय आप ऑन स्क्रीन बिताएंगे, आँखों पे दुष्प्रभाव है। जो थंब है उसका डेवलपमेंट अफेक्टेड हो रहा है। बच्चा अगर छोटा है तो आई साइट प्रॉब्लम हो रही है और आइज़ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। माता पिता को, फिर मैंने जो आपने बात कही वो मैं भी कहूँगा कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, लेकिन ये संभव नहीं है
कि माताएं हमेशा मोबाइल पर हैं और बच्चे दूर रहें। अगर 6 बजे किसी घर में टेलीविज़न खुल जाएगा और उस पर अगर सीरियल पेरेंट्स देखेंगे तो वो बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करें कि 6 बजे वो सेल्फ स्टडी के लिए बैठ जाएगा। तो ये दायित्व तो हम स्कूल में अलाउ नहीं करते, हमारे स्कूल में मोबाइल नहीं आता, किसी स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन घर पे तो हम नहीं हो सकते। घर का दायित्व तो अभिभावक का है। तो मैं आपके माध्यम से अभिभावकों से अपील भी करूँगा कि आप जिम्मेवारी को समझें। बच्चा थोड़ा नाराज होता है, होने दें। आप अपना बचपन याद करें, क्या सब कुछ आपकी मर्जी से हुआ? और अगर सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं हुआ तो क्या आपका विकास रुक गया? तो अगर आप बच्चे की मर्जी के खिलाफ अगर उसका मोबाइल उससे ले लेंगे तो क्या उसका विकास रुक जाएगा? इसको गहरे समझें। मोबाइल की जगह उसके साथी आप बने। मोबाइल पर समय बिताने के साथ ऐसी स्थितियां कायम करें कि वो आपके साथ समय बिताए या दादा दादी के साथ समय बिताए, माता जी के साथ समय बिताए। वो व्यवस्थाओं पे लाइए। मोबाइल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। सर, जाते जाते एक और ख़ास बात आपसे रहेगा कि शिक्षा में और बेहतर क्या बदलाव आपके यहाँ होने जा रहा है और क्या व्यवस्था हमारे अभिभावकों और हमारे बच्चों को और मैनेजमेंट के आपके माध्यम से और मैनेजमेंट को क्या क्या यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है, क्या क्या मिलने जा रहा है और ख़ास अपील क्या रहेगा हमारे छपरावासियों से? देखिए, हर साल एकेडमिक सेशन के प्रारंभ में स्कूल अपना एकेडमिक करिकुलम तैयार करता है, एकेडमिक के लक्ष्य को निर्धारित करता है। इस बार हमारा लक्ष्य है मार्क्स के लेवल पे कि हम लोग मिनिमम जो स्कोर हमारे बच्चे करें वो 70% पे लेकर आएँ। 70% से कम स्कोर करने वाला कोई बच्चा ना हो। इसके लिए हम लोग विशेष करके वो बच्चे जब आप टीचर अच्छे लाएंगे उनका वेतन आपको अच्छा देना होगा। तो जैसे जैसे आप क्वालिटी में एनहांसमेंट लाएंगे, क्वालिटी को अपग्रेड करेंगे, तो आपका कॉस्ट हाई होगा। और जब आपका कॉस्ट हाई होगा तो उसका जो चार्ज है वो तो पेरेंट्स ले जाएगा। तो अलग अलग स्कूलों के फ़ी इसके कारण अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि छपरा में अभी भी स्कूलों का फी स्ट्रक्चर बहुत कम है। आप बगल के गोपालगंज को ले लें, सिवान ले लें, मुजफ्फरपुर ले लें, पटना की मैं बात नहीं करूँगा, पटना राजधानी है, तो उसके मुकाबले छपरा में फ़ी रिलेटिवली कम है। ये सच्चाई है, आप उसको क्रॉस कंपैरिजन करके देख सकते हैं। पर फीस अगर स्कूल नहीं लेगा तो वो आपको सर्विस में क्वालिटी नहीं दे पाएगा। आप पढ़ाई अगर अच्छी चाहते हैं तो अच्छे वेतन वाले शिक्षक आएंगे, व्यवस्थाएं अच्छी चाहेंगे, उस पर खर्च आएगा। अब देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 3 स्पोर्ट्स टीचर हैं, 3, तो तीनों का मुझे कॉस्ट आता है, उनको वेतन देना पड़ता है। अब अगर मैं नहीं रखूँ शिक्षक तो खेल की बारीकियाँ कौन सिखाएगा? कोई टीचर वॉलीबॉल, एक हमारे टीचर हैं वो वॉलीबॉल में यहाँ से नेशनल खेला हुआ है। तो जब आप ऐसे लोगों को लाएंगे तो उनको आपको उसके हिसाब से पे देना पड़ेगा, वही बच्चों को सिखा भी पाएंगे। तो अभिभावक यह मत देखें, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये तो है कि हर अभिभावक बराबर एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकते, ये सच्ची बात है। लेकिन आप यह जरूर देखें कि जो भी स्कूल आपको सूट करता है आप वहाँ जाएं, तो वो स्कूल जो फी चार्ज कर रहा है उसके एवज में आपको सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है। जो एजुकेशन अगर ट्यूशन फी है तो उसके एवज में आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर अलग अलग हेड्स के अंदर आपसे फी लिया जा रहा है तो वो अलग अलग हेड्स के अंदर आपको सर्विस दी जा रही है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, आपको सर्विस मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक रहता है, कई बार गार्जियन इस इशू को रेज करते हैं कि फी हाई है, सर्विसेज हाई है, तो महंगाई भी तो देखिए बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई में अगर सभी चीज़ें प्रभावित होंगी तो स्कूल का फीस उससे अलग तो नहीं रह पाएगा। जब हर गवर्नमेंट के सर्विसेज में, इसेंशियल कमोडिटीज़ में, सब में जब ये महंगाई प्रभाव डाल रही है तो स्कूल का एजुकेशन भी उससे प्रभावित होगा
यहाँ भी आपको रिलेटिव प्राइस देखने को मिलेगा। पर एक बात है कि अगर कोई भी अभिभावक कोई भी फीस अगर आप स्कूल को पे कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि आपके द्वारा पे किए गए अमाउंट के अगेंस्ट में उस क्वालिटी की सर्विस आपको मिल रही है या नहीं। सर ज़्यादातर सर देखा जाता है कई अभिभावकों का कंप्लेन रहता है कि फ़ी बहुत ज़्यादा है, एडमिशन फ़ी चार्ज जाता है, साले साले एडमिशन होता है। ये लोगों के अंदर जो मानसिकता है इस पर आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ी है, तो जब भी महंगाई बढ़ेगी तो इसका प्रभाव हर जगह दिखेगा। अगर कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो एजुकेशन भी एक सर्विस है, तो इसके भी प्राइस में इजाफा तो होगा। लेकिन यह भी सत्य है कि एजुकेशन व्यवसाय नहीं है, एजुकेशन व्यवसाय नहीं है, एक किस्म की सर्विस है समाज को। लेकिन इस सर्विस को भी देने के लिए धन की तो आवश्यकता है। जो भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं उनको सरकारों की ओर से कुछ नहीं है, उनको अपने पूरे खर्चे निकालने होते हैं जो उनका फ़ी कलेक्शन होता है उससे। इस बात को हम गहराई से समझें। प्राइवेट अनएडेड स्कूल को कुछ भी सरकार से सहयोग नहीं मिलता, उनको पूरी की पूरी अपनी व्यवस्था चलानी है उन पैसों से जो गार्जियन उनको देते हैं। इसमें फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, टीचरों का वेतन है, रख रखाव है, मेंटेनेंस है, अलग किस्म के कमिटमेंट्स हैं, उन सबों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तो अलग अलग स्कूल अलग अलग स्तर की सुविधाएं देते हैं और जिसकी सुविधा जितनी ज़्यादा अच्छी होगी और ज़्यादा होगी उसको फीस तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सुविधाएं तो बहुत चाहें पर हम रिलेटिवली थोड़ा हाई फीस देने को तैयार नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिंपल किसी भी बात को देखें, मैं सरकारी व्यवस्था का ही लेता हूँ तो आप देखिए, अगर आप ट्रेन में भी सफ़र करते हैं तो उसमें भी सरकार का कार्य नहीं है व्यवसाय करना, और सरकार व्यवसाय करती भी नहीं है, सुविधाएं देती है। पर इसके बाद भी देखिए कि ट्रेनों में भी अलग अलग सुविधाओं के आधार पे किराए में अंतर है। कोई सुपर फास्ट है ट्रेन है, कोई पैसेंजर ट्रेन है, तो उनके भी फेयर में फ़र्क आ जाता है। स्कूल भी एक किस्म की सर्विस है। ये सर्विस जब स्कूल देगी, अगर उसकी गुणवत्ता में, उसके द्वारा दी गई सुविधाओं में फ़र्क होगा तो फीस में भी फ़र्क रहेगा। ये तो फीस पे बात होगी। और रीएडमिशन की जहाँ बात होती है वो एक गलत वर्ड है। कई स्कूल एनुअल चार्जेज लेते हैं जिसमें वो हर महीने आपसे जनसेट चार्ज नहीं करते, या एक स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हर इवेंट के लिए आपसे चार्ज नहीं करते, उसमें एक बार वो कलेक्टिव एक अमाउंट फिक्स करके ले लेते हैं साल के शुरू में ही कि भाई आप इतने इवेंट्स होते रहते हैं, हम हर 15 दिन पे या 10 दिन पे इवेंट कर रहे हैं तो हम क्या हर 10 दिन पे आपके पास डिमांड बिल भेजेंगे, उससे बेटर है एक एनुअल कलेक्शन कर लो। ये स्कूल के लिए भी बेहतर होता है, पेरेंट्स के लिए भी बेहतर होता है कि क्यों हम, तो इस एनुअल फ़ी को ही कई बार लोग रीएडमिशन कह देते हैं। पर सारे स्कूल, क्योंकि देखिए स्कूल को भी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है, कंपटीशन यहाँ भी होता है। आप अगर अच्छे स्कूल हैं तभी अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ओर कर सकते हैं। अच्छे स्कूल होने के लिए आपको सुविधाएं अच्छी देनी पड़ेगी, और जब आप सुविधाएं अच्छी देनी पड़ेगी तो आपका जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हाई होगा। जब आप टीचर अच्छे लाएंगे उनका वेतन ज़्यादा होगा, और अगर आप एफिलिएटेड स्कूल हैं तो सरकारी मानकों के हिसाब से आपको वेतन देना है। तो व्यवस्था को चलाने में खर्च काफ़ी होता है। जैसे कि सर का कहना है कि अगर कहीं भी आप किसी भी विद्यालय में अपने बच्चों का बेहतर भविष्य की कामना करके पढ़ा रहे हैं तो आप अपने विद्यालय मैनेजमेंट के अनुसार देखिए कि आपका बच्चे उस फी के अनुसार अच्छा डेवलपमेंट ले रहा है, अच्छा शिक्षा ले पा रहा है या नहीं,
इस पे ज़रूर ध्यान सर का कहना है। और साथ ही साथ सर ने ये भी कहा कि महंगाई जब चरम सीमा पे बढ़ेगा, सरकार की गाइडलाइन आएगी, सरकार का महंगाई बढ़ेगा, तो ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा इंक्रीज तो शिक्षा में भी होगा ही, क्योंकि सभी लोग प्राइवेट एसोसिएशन है। प्राइवेट एसोसिएशन जब तक ये आप नहीं दीजिएगा तब तक ये चल नहीं सकता है। तो आपका दिए हुआ दान ही यहाँ से सभी का कल्याण होता है और बेहतर विकास की शिक्षा के साथ चलकर सभी मैनेजमेंट मिलजुल कर आपके बच्चों के भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।